सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाएंगे आपके लिए 12th की केमिस्ट्री। और 12th की केमिस्ट्री चल रही है जिसमें विलयन अध्याय है और उसमें हम पढ़ेंगे आदर्श तथा अनादर्श विलयन। क्या पढ़ेंगे? आदर्श तथा अनादर्श विलयन, यानी आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। और यह है तुम्हारा आदर्श तथा अनादर्श विलयन पर। और पहले हम पढ़ेंगे इसमें आदर्श विलयन। क्या पढ़ेंगे? आदर्श विलयन। तो देखो भाई, आदर्श विलयन यानी आइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो आइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? क्या जो विलयन, ठीक है, जो विलयन प्रत्येक सांद्रता तथा ताप पर, प्रत्येक सांद्रता तथा ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। यानी ऐसे विलयन जो प्रत्येक सांद्रता तथा ताप पर राउल्ट के नियम का पूरी तरह से पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है। और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो हम पहले आदर्श विलयन को क्लियर करेंगे। तो आदर्श विलयन जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो सदैव क्या लिखेंगे? ऐसे विलयन या जो विलयन प्रत्येक सांद्रता पर, प्रत्येक सांद्रता तथा ताप पर राउल्ट के नियम का क्या है? पूर्णतः पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन। अब आदर्श विलयन के कुछ लक्षण हैं। भाई कौन से? आपने ये लाइन लिख दी तो आप इससे मतलब स्पष्ट तो नहीं कर पाओगे क्या? मतलब आपने कोई एक व्यक्ति मिला और आपसे पूछा, भाई आपने कहा कि आदर्श विलयन जानता है? तो उसने कहा कि नहीं, बताओ। तो मैं बता दूंगा। और आप इतनी बात बताओ उसे कि जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अगर इस तरह से आप एग्जाम में लिख के आते तो आप मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लक्षण बताओ ना कि आदर्श विलयन कौन से होते हैं, किन किन लक्षणों से हम पहचानते हैं, ठीक है। यही बात है इसमें। तो देखो, हम आदर्श विलयन के अब लक्षणों को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? आदर्श विलयन के लक्षण। जैसे आपको कोई व्यक्ति मिलता है तो उसके लक्षण तो बताओगे कि वो सफेद शर्ट पहना था, है ना, लाल टोपी लगाया था, या इस तरह के बाल थे उसके, जो भी चीजें हैं। इसी तरह से आदर्श विलयन पहचानने के लिए कुछ लक्षण दिए गए हैं। पहली बात, ये राउल्ट के नियम का पालन करते हो। क्या कह दिया? ये राउल्ट के नियम का पालन करते हो। अब राउल्ट का नियम क्या था? तो राउल्ट ने एक नियम दिया था, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। राउल्ट का नियम था का पी ए प्रोपोर्शनल किसके होता है? या पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर हो, और पी बी बराबर कैसे हो? पी नॉट बी इंटू एक्स बी के बराबर हो, और पी टोटल किसके बराबर हो? तो पी ए प्लस पी बी के बराबर हो। अगर ये राउल्ट ने एक नियम दिया था जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है, आपने अगर नहीं देखा है तो वहां देख लीजिए। अगर इन तीनों नियमों का पालन करता है, यानी ए का आंशिक दाब किसके मोल प्रवाह तथा शुद्ध वाष्प दाब के समानुपाती है या बराबर है, तो हम किस पर डिपेंड करेंगे? राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। और नहीं कर रहा है, अगर इस तरह की कंडीशन नहीं मिलती है तो वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो देखो, ये क्या पहली बात क्या कही? ये राउल्ट के नियम का पालन करते हो, तो राउल्ट का नियम ये है। दूसरी बात, आदर्श विलयन के अवयवों को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता। यानी कोई एक पात्र लिया आपने और उसमें आदर्श विलयन द्रव ए मिला दिया और प्लस द्रव बी मिला दिया, द्रव ए और द्रव बी मिला दिया, तो एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए। एंथैल्पी परिवर्तन का मतलब समझिए, आपको डेल्टा एच की बात कर रहा है। तो एंथैल्पी परिवर्तन अर्थात ना तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है और ना ही ऊष्मा अवशोषित होती हो, ठीक है। पर कोई द्रव ए लिया और द्रव बी लिया और एक पात्र में दोनों को मिश्रित कर दिया, तो ना तो ऊष्मा निकले और ना ही ऊष्मा अवशोषित हो, तो वो आदर्श विलयन होगा, ठीक है। वो आदर्श विलयन होगा। अगर ऊष्मा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है तो आदर्श विलयन नहीं होगा, ठीक है। और ज्यादातर आपने देखा है कि या तो आप द्रव को मिलाएंगे तो या तो ऊष्मा निकलेगी या फिर ऊष्मा निकलेगी, या फिर क्या होगा? ऊष्मा अवशोषित होगी। जैसे आपने देखा होगा, कलई और जल को आप घोलते हो, है ना,
तो उसमें जैसे ही कलई आपने डाली तो उसमें बहुत तेजी से निकलती है। तो ऐसा कोई द्रव ना होने चाहिए। ऐसे तो द्रव, मैं यहाँ पर कलई का उदाहरण नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक आपको प्रैक्टिकल तौर बता रहा हूँ, आप देखते होंगे तो उसमें ऊष्मा निकलती है जब मिलाते हैं किसी ठोस पदार्थ को उसमें, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। ठीक है, ऐसा इसमें होना नहीं चाहिए। ऊष्मा ना तो निकले ना ऊष्मा अवशोषित हो। तो क्या है, राउल्ट के नियम का पालन करता हो, अर्थात डेल्टा एच मिक्सचर इक्वल टू शून्य। एच मिक्सचर मतलब एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए। दूसरी बात कही, आदर्श विलयन के अवयवों को मिलाने पर आयतन परिवर्तन शून्य हो रहा है। क्या कह दिया, डेल्टा वी मिक्सचर इक्वल टू शून्य। अगर आप आदर्श विलयन ले लें, एक ले लिया आपने 20 ml और दूसरा भी ले लिया 20 ml, तो दोनों द्रवों को मिला दिया तो 40 ml आयतन हो गया, है ना। कितना हो गया, 40 ml आयतन। अब ऐसा ना हो कि पहले तो 20-20 लिए थे, उसके बाद मिलाने पर वो 40 की जगह 50 हो जाए या 60 हो जाए या फिर उससे कम हो जाए, तो वो आदर्श विलयन नहीं होगा। सीधी बात है, आदर्श विलयन नहीं होगा। यानी उनका जो आयतन है वो फिक्स रहेगा, आयतन बढ़ेगा नहीं। आयतन का मतलब एकांक क्षेत्र में परमाणुओं या अणुओं की संख्या का बढ़ जाना, तो वो आयतन, एरिया बढ़ेगा, सतह बढ़ेगी तो आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए अगर वो आदर्श विलयन है तो। आई बात समझ में। दूसरी बात कही कि यदि विलयन के अवयव ए व बी हैं तो इनमें ए यानी ए आकर्षण बल व बी आकर्षण बल, ठीक है, अंतरा आणविक आकर्षण बल ए के समान होता है। एक बात कही कि हमने ले लिया ए आकर्षण यानी विलय आकर्षण और प्लस बी आकर्षण, विलायक आकर्षण बोलेंगे हम। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है, तो ए और बी आकर्षण दोनों मिला दिए गए और एक ही पात्र में ए आकर्षण बी आकर्षण। एक पात्र ये ले लिया तुमने, एक में ए मिला दिया, ए है, और दूसरे में क्या है, बी। और इन दोनों द्रवों को एक पात्र लिया और उसमें ए द्रव और बी द्रव दोनों को मिला दिया और मिलाने पर, ठीक है, मिलाने पर क्या कह रहा है, अंतरा आणविक आकर्षण बल समान ही रहता है। जैसा इनके अंदर पहले था वैसे ही यहाँ पर भी मिलाने पर ए और बी के मध्य भी आकर्षण समान होगा, तो वो आदर्श विलयन होगा, अन्यथा आदर्श विलयन नहीं होगा। ठीक है, और अगली बात उसने कही कि डेल्टा एस मिक्सचर इज ग्रेटर देन शून्य, अर्थात एंट्रोपी बढ़ती है। उसने कहा कि डेल्टा एस का एंट्रोपी, डेल्टा एस है एंट्रोपी, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी एंट्रोपी शून्य से अधिक होनी चाहिए। कहने का मतलब है उसका एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। जब द्रव ए और द्रव बी, ठीक है, इन दोनों को द्रव ए एक ही पात्र में मिलाएं, ठीक है, यानी द्रव ए लिया और एक में दिया द्रव बी और दोनों को फिर एक ही पात्र में डाल दिया, द्रव ए और द्रव बी को, तो एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। अगर एंट्रोपी नहीं बढ़ती है या घटती है तो सीधी बात है उसकी शून्य नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, तो वो आदर्श विलयन होगा। अब एंट्रोपी की बात आपकी समझ में नहीं आ रही होगी, तो जैसे आप, मैं एंट्रोपी को समझा दे रहा हूं कि आप अपनी कॉलेज में खड़े होते होगे, ठीक है, प्रार्थना, तो आप प्रार्थना कराते समय सभी बच्चे एक लाइन में क्रम से होंगे, लड़कियां एक साइड में, लड़के एक ही साइड में होंगे, ठीक है, और जैसे ही आपकी प्रार्थना पूरी हो जाती है, ठीक है, तो वहां पर देखो जब लाइन लगी है पूरी क्रम से लगी हुई है लाइन, लड़कियों की एक साइड में, लड़कों की अलग साइड में, या फिर ऐसे बच्चे होंगे कुछ के उनकी ड्रेस अलग तरह की होगी, तुम्हारी ड्रेस अलग तरह की होगी, यानी लाल ड्रेस वाले अलग लगे हैं 3 लाइन में और नीली ड्रेस वाले अलग लगे हैं और कुछ व्हाइट ड्रेस वाले भी हैं। और जैसे ही क्या होता है कि प्रार्थना कंप्लीट होने के बाद में घंटी लगती है, यानी अपनी अपनी क्लास में जाने वाली, और घंटी लगती है तो सारे बच्चे इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं, तो कहीं लाल दिख रहा है, कहीं सफेद ड्रेस वाला दिख रहा है, कहीं तितर बितर, तो ये क्या हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी कणों की अव्यवस्था। सीधी बात है, जो आप उसमें इधर उधर बच्चे हो गए तो वो अव्यवस्था है। अगर वो लाइन से गए तो एंट्रोपी बिल्कुल सही है, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ एंट्रोपी में परिवर्तन होना चाहिए, यानी शून्य से अधिक होनी चाहिए। यानी मैं अगर एक पात्र लूं और इसमें मैंने
नीले नीले पार्टिकल ले लीजिए, ये द्रव एक है, ठीक है, मान ले रहे हैं ये एक द्रव एक है। और दूसरा एक पात्र हमने और ले लिया जिसमें हमने ले लिए तुम्हारे रेड पार्टिकल। अभी ये कैसे हैं, ऑरेंज के रूप में, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो इस तरह के ही नहीं रहने चाहिए। तो अब दोनों को मिलाऊंगा तो कहीं पर लाल हो जाएं, कहीं पर ज्यादा किस तरह से इधर उधर नीले, ठीक है, ये स्थिति इनकी होनी चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ रही है, मिक्सचर में एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी अव्यवस्था बढ़ रही है। यहाँ व्यवस्थित क्रम में है क्रम में या नहीं है, और यहाँ पर क्रम में नहीं है, तो एंट्रोपी बढ़ रही है, सीधी बात। तो आदर्श विलयन क्या होगा, जिसमें एंट्रोपी बढ़ती हो। दूसरी बात कही कि ए एंड बी की संरचना, यानी अणु ए और अणु बी, इनकी संरचना एवं अणुओं का आकार लगभग समान होना चाहिए। अगर लगभग समान होंगे तभी आदर्श विलयन बनाएंगे, और जब समान नहीं होंगे तो आदर्श विलयन नहीं बनाएंगे। अब आदर्श विलयन के इतने ही लक्षण थे, इसी के साथ साथ हम आदर्श विलयन के उदाहरण भी पढ़ सकते हैं। तो आदर्श विलयन के उदाहरण हैं कि बेंजीन और टोलुइन का मिश्रण, बेंजीन और टोलुइन को मिला दीजिए तो वो आदर्श विलयन बनाएगा। बेंजीन और टोलुइन को मिला दीजिए तो वो क्या बनाएगा, आदर्श विलयन बनाएगा। तो बेंजीन के बारे में आप जानते हो कि बेंजीन यही होती है, ठीक है, ये बेंजीन है। और किसको मिला दो तो टोलुइन, टोलुइन बेंजीन रिंग पर क्या लगा दीजिए आप, CH3। तो इन दोनों का मिक्सचर है वो एक आदर्श विलयन है, ठीक है। दूसरी बात, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का मिश्रण, एन हेक्सेन एन हेप्टेन को भी बना सकते हो तुम। हेक्सेन है तो CH3 CH2 और CH2 और CH2 और CH2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और CH3। तो ये क्या है तुम्हारी एन हेक्सेन, क्योंकि अगर सीधी श्रृंखला से नॉर्मल हेक्सेन पढ़ते हैं, IUPAC सिखाऊंगा बहुत अच्छी तरीका से। जैसे ही हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनाएंगे, और बेस बनाने के साथ ही हम उसको आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक जानकारी देंगे तब स्टार्ट। इसलिए मैं अभी आपके सिर्फ इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूंगा। जब ये एक तरफ से हम चलेंगे, ये नहीं कि 2 पार्ट इसके करा दिए 2 पार्ट उसके, मैं एक तरफ से ही पढ़ाऊंगा आपको पूरी केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये एन हेक्सेन है, क्या है, एन हेक्सेन। और एन हेप्टेन इसी तरह की एक और CH3 जोड़ देंगे, एन हेप्टेन, इन दोनों के मिश्रण को, यानी एन हेप्टेन के मिश्रण को मिलाएंगे तो वो भी क्या होगा, आदर्श विलयन। एथिल ब्रोमाइड एवं एथिल आयोडाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल को पढ़ते हैं देखो CH3 और CH2, यानी 2 कार्बन हो, और इससे क्या जोड़ दो, Br, तो एथिल ब्रोमाइड, और प्लस CH3 और CH2 और सॉरी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और I, तो ये एथिल आयोडाइड है और ये एथिल ब्रोमाइड, इन दोनों की मिश्रण। और C6Cl6 यानी हेक्सा क्लोरो, तो ये है C6Cl6 और ये क्या CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। और ऐसी हेक्सा क्लोरो हेक्सा कार्बन, हेक्सा क्लोरो कार्बन, तो ये क्या है, जो दोनों हैं ये भी मिश्रण किसके हैं, तुम्हारे आदर्श विलयन के। तो आदर्श विलयन हमने क्लियर कर लिया, आदर्श विलयन के क्या क्या गुण थे आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार से वीडियो को फिर से देखेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम लेते हैं यहाँ पर आपके अनादर्श विलयन, यानी आइडियल सॉल्यूशन। अनादर्श विलयन क्या होते हैं, तो अनादर्श विलयन के कोई ज्यादा गुण नहीं है। अगर आदर्श विलयन का कोई ग्राफ पूछता है तो जो हमने तुम्हें विलयन वाले वो राउल्ट के नियम में ग्राफ बताया था, उसी ग्राफ को प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो अनादर्श विलयन क्या होते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब भाई राउल्ट का नियम क्या है, तो राउल्ट का नियम भाई ये है, ठीक है, साफ मना कर रहा है, PA इक्वल टू नॉट P नॉट AX से मैंने कहा था, या तो बराबर होगा तो राउल्ट के नियम का पालन करेगा, और PB इक्वल टू नॉट P नॉट B और XB, है ना, P नॉट B XB, तो ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं।
कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इसमें संगठन में हमने कोई द्रव ए लिया और द्रव बी लिया और द्रव ए को और द्रव बी में मिलाया, ठीक है, सॉरी दोनों को एक ही पात्र में मिलाया, तो द्रव ए प्लस द्रव बी विलयन बना, और इस विलयन में जो वाष्प दाब होगा द्रव ए का, ठीक है, द्रव ए का वाष्प दाब पी नॉट ए के बराबर नहीं होगा, ठीक है, पी नॉट ए और एक्स ए के बराबर नहीं होगा, और द्रव बी का वाष्प दाब पी नॉट बी और एक्स बी के बराबर नहीं होगा, और पी टोटल यानी पी टोटल पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर नहीं होगा। जब हम द्रव ए और द्रव बी को मिलाएंगे तो वो अनादर्श विलयन कहलाएगा। दूसरी बात कहते हैं डेल्टा एच मिक्सचर इक्वल टू नॉट शून्य, यानी डेल्टा एच मिक्सचर अगर आप उसमें कोई द्रव दोनों को मिलाएंगे, द्रव ए को द्रव बी को, ठीक है, एक ही पात्र में मिलाएंगे तो या तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी या ऊष्मा अवशोषित होगी, यानी शून्य नहीं होगी। क्या नहीं होगी? शून्य नहीं होगी। अगली बात कह दे डेल्टा एच मिक्सचर इक्वल टू नॉट शून्य। और एक और बात थी यहां पर, तुम्हारी डेल्टा बी की बात थी एंट्रोपी, यानी डेल्टा एच के बाद है डेल्टा वी, तो यहां डेल्टा बी कर लीजिए, हाँ गलती से हो गया है, सॉरी। क्या करेंगे यहां डेल्टा बी, डेल्टा एच एच दो बार लिख दिया, यहां थी तुम्हारी डेल्टा बी, यानी डेल्टा बी मिक्सचर अगर आप द्रव एक 20 ml ले लें और द्रव बी 20 ml ले लें और दोनों को मिलाएंगे तो कुछ आयतन इनका बढ़ जाएगा, या तो 45 हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कम या ज्यादा हो सकता है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि ए बी आकर्षण बल है ना, ए और बी आकर्षण बल, ए आकर्षण बल और बी आकर्षण बल के बराबर नहीं होगा। यानी आपने दो पात्र लिए, कौन कौन से, जिसमें ले लिया ए द्रव और द्रव बी भर लिया है, इनके मध्य जो अणु हैं ए और बी के मध्य आकर्षण बल और ए आकर्षण बल, ठीक है, इस पात्र में, और एक आकर्षण बल कौन सा था तुम्हारा, बी आकर्षण, ये दोनों आपस में इक्वल टू नॉट नहीं होंगे, ठीक है, यानी इनके मध्य अणुओं के आकर्षण लग रहा है और इनके मध्य आकर्षण लग रहा है, वो बराबर नहीं होगा ए और बी के आकर्षण के, तो ये अनादर्श विलयन कहलाएंगे। सीधी बात। अनादर्श विलयन के प्रकार, तो इस आधार पर अनादर्श विलयन दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो कम हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है। तो कितने प्रकार के हो गए अनादर्श विलयन? दो प्रकार के। तो देख लेते हैं कम या ज्यादा वाला कौन है। तो पहला है अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, एक तो होंगे राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शन करने वाले और दूसरे होंगे तुम्हारे राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन प्रदर्शन करने वाले, यानी सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, यानी कौन से, जो ऋणात्मक प्रदर्शन करेंगे, और एक होंगे तुम्हारे धनात्मक प्रदर्शन। अब इस पर आधारित कभी कभी पूछ रहा था ऋणात्मक राउल्ट के नियम के जो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले और धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों में अंतर बताइए, या ग्राफ वगैरह पूछ लेता है, तो उसके बारे में समझिए यहाँ पर कि इन विलयनों में प्रत्येक घटक यानी ए और बी का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब से अधिक होता है। क्या कहते हैं? राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से अधिक होगा। राउल्ट का नियम ये कहता था कि भाई देखो यहाँ पर समझो, राउल्ट का नियम ये कहता था कि पी ए बराबर होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए के, यही तो वही के राउल्ट के नियम ने, लेकिन वो कह रहा है कि राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब अधिक होगा, यानी ये पी नॉट ए इंटू एक्स ए से अधिक होगा। किससे? इससे अधिक होगा। कौन सा? ये वाला राउल्ट के नियम। वही बात कह रहा है कि वाष्प दाब से अधिक होता है। इसका कारण यह है, क्या कारण बता रहा है? इसका कारण यह है
कि विलयन में ए व बी अणुओं के बीच आकर्षण बल, ए व बी अणुओं के बीच आकर्षण बल का मान ए व बी के बीच आकर्षण बल से कम होता है। बहुत अच्छी बात कही इसने, कम होता है। क्या कही उसने कि जो ए बी आकर्षण बल है, यानी ए व बी अणुओं के बीच आकर्षण बल है ना, तो ए बी आकर्षण बल एनसीईआरटी में अन्य क्रियाएं रखी हैं, ठीक है। तो ये वाला यहां अभी कुछ लिखते हैं, वो नहीं बनाते हैं बराबर का मान, इसका मान ए यानी ए आकर्षण बल और बी आकर्षण बल, बी आकर्षण बल से कम होता है, ठीक है। किससे कम होता है? ये वाला क्या है? कम होगा, ये वाला अधिक। अब इस पॉइंट को ध्यान पूर्वक समझेंगे, ठीक है, अपने दिमाग की खिड़की खोल कर कि ये ए आकर्षण बल से मतलब ये कंडीशन कैसे आई कि पी ए यानी पी ए अधिक हो गया और ये कम हो गए। तो ये बात समझो, हमने एक अलग पात्र लिया जिसमें ए आकर्षण बल अधिक है, तो आकर्षण बल अधिक होगा तो ये अपने अणुओं को पास बांधे रहेंगे, है ना, बांधे रहेंगे खूब आपस में, और पास बांधे रहेंगे तो अणु इनके मध्य अंतराणविक आकर्षण बल अधिक है और बल अधिक होगा तो ये स्वतंत्र तल से तेजी से टक्कर नहीं मारेंगे, और स्वतंत्र तल से तेजी से टक्कर नहीं मार पाएंगे, यानी इनकी गतिज ऊर्जा कम होगी, और गतिज ऊर्जा कम होगी तो स्वतंत्र तल से तेजी से टक्कर नहीं मार पाएंगे, और स्वतंत्र तल से तेजी से टक्कर नहीं अधिक मार पाएंगे तो बाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। किनका बाष्प दाब कम होगा? ए का बाष्प दाब कम होगा। अगर इनका ए का बाष्प दाब कम है, ए और बी का बाष्प दाब कम है, तो ए और बी आकर्षण बल जिसका तुमने घोला था उसका बाष्प दाब अधिक हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि पी नॉट ए और एक्स ए से अधिक है। आई बात समझ में? पी नॉट ए एक्स ए से अधिक है, क्योंकि ये तो शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब है, तो यहाँ तो कम है। और ये क्या है? देखो यहाँ भी पी नॉट बी शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब है द्रव बी का, तो यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं? आकर्षण बल अधिक है, आकर्षण बल अधिक है तो गतिज ऊर्जा कम, तो स्वतंत्र तल से तेजी से टक्कर कम मारेंगे, और कम मारेंगे तो बाष्प दाब इनका कम होगा, तो इन दोनों का बाष्प दाब ये वाला कम है। और जब ये बाष्प दाब कम होगा तो किसी द्रव में मिलाएंगे तो इनका जो बाष्प दाब है, द्रव में मिलाने पर इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम लगेगा, क्योंकि ये तो कम है भाई और ये तो अधिक है, ये तो अधिक लग रहे हैं ना, और अधिक लग रहे हैं, और यहाँ पर बल कैसा है? कम लग रहा है। तो कम लग रहा है तो स्वतंत्र से तेजी से टक्कर मारेगा, और तेजी से टक्कर मारेंगे ये वाले अणु जब मिला देंगे द्रव में, तेजी से टक्कर मारेंगे तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा, स्वतंत्र से तेजी से टक्कर मारेंगे तो तो बाष्प दाब अधिक होगा। इसलिए पी का बाष्प दाब अधिक होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके मध्य आकर्षण बल अधिक है और इसके मध्य आकर्षण बल कम है। बात समझ में आई है? तक अगली बात कही कि पी मिक्सचर, मैंने कहा अगर द्रव ए और द्रव बी दोनों यानी विले और विलायक दोनों को मिश्रित कर लीजिए, और मिश्रित करने पर विले आकर्षण बल और विलायक आकर्षण बल इन दोनों का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ए और बी के मध्य आकर्षण बल से, और इनका तो अधिक है और यहाँ पर कम है, तो पी मिक्सचर बी यानी पी मिक्सचर का मतलब है कि जो मिक्सचर बनाया है उसका बाष्प दाब इन दोनों के बाष्प दाब से अधिक होगा, ठीक है। अब जब बाष्प दाब अधिक होगा तो कह रहा है डेल्टा एच यानी एंथैल्पी अधिक होगी, अर्थात ऊष्मा अवशोषित होगी। ऊष्मा क्या होगी? अवशोषित होगी। दूसरी बात डेल्टा बी यानी डेल्टा बी मिक्सचर की बात कर रहा है। बी मिक्सचर मतलब आयतन शून्य से अधिक होगा। क्यों होगा शून्य से अधिक? क्योंकि यहाँ पर आकर्षण बल कम है, यहाँ आकर्षण बल कम अधिक है। जैसे आपने द्रव ए लिया, द्रव बी लिया, ठीक है, ए द्रव और बी द्रव, इनके मध्य ए आकर्षण बल और बी आकर्षण बल अधिक हैं, तो ये अणु हैं पास होंगे, और पास होंगे तो ये आयतन कम होगा इनका। और जैसे ही इनको
पात्र में मिला दिए जाते हैं तो इनके मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है, और आकर्षण बल कम हो जाता है तो फिर क्या होगा, तो ये दूर दूर भागने लगेंगे, और दूर दूर भागने लगेंगे तो आयतन अधिक चाहिए इन्हें, तो इसलिए यहाँ पर आयतन शून्य से अधिक हो गया। क्या हो गया, शून्य से अधिक हो गया। इसलिए यहाँ ऊष्मा अवशोषित हो रही थी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा गैसीय नियम, ताप बढ़ाने पर क्या होता है कि गैस के अणु तेजी से गति करते हैं, और गैस के अणु तेजी से गति करते हैं तो वैसे सी बात से तेजी से टकराते हैं, और तेजी से टकराते हैं तो ऊष्मा ग्रहण कर रहे थे वो, तब ऐसा हो रहा था। तो इसलिए यहाँ पर ऊष्मा बेटा अवशोषित हो रही है, इसलिए अनादर्श विलयन बना रही है, ऊष्मा अवशोषित हो रही है। जब ऊष्मा अवशोषित होती है यानी ऊष्मा दी जाती है, हीट दी जाती है, तो जैसे गर्म किया जाता है तो अणु क्या है, तेजी से टकराते हैं या भागते हैं। तुमने देखा है बाष्प बनकर के बहुत तेजी से उड़ते हैं, तो वही स्थिति है यहाँ पर, बाष्प दाब अधिक है इसलिए मतलब ऊष्मा अवशोषित हो रही है। दूसरी बात, आयतन भी आपको समझाया, आयतन बढ़ेगा, अगर वो पात्र है उसको बढ़ जाएगा, उसमें फैलने लगेगा। ठीक है, तो इसका कारण यह है कि बनने वाले नए बंध होते हैं जिससे आयतन बढ़ जाता है, यानी नए बंध बनते हैं जिससे आयतन बढ़ जाता है। अब देखो आपके लिए अगर बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो इतना ही लिखना है आदर्श और अनादर्श विलयन के लिए। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके एग्जाम्पल लिख दोगे, ये वाले जो बोर्ड एग्जाम वाले ध्यान दें यहाँ पर। ठीक है, फिर कहेंगे सर ने बहुत पढ़ा दिया, हम कैसे याद करें, तो याद करने की बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझने की बात है। ये तो नीट तथा सभी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए, आप क्या करेंगे, ये 4 पॉइंट लिखेंगे अनादर्श विलयन के बारे में, और अनादर्श विलयन में धनात्मक विचलन वाले, और उसके बाद में एग्जाम्पल लिख दोगे। लेकिन अब यहाँ पर एक्सप्लेन करी है एनसीईआरटी ने। ठीक है, तो वो देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है कि एसीटोन एवं एथेनॉल का मिश्रण धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, कह रहा है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन है। कौन कौन से, एक तो है तुम्हारा एसीटोन और एक है एथेनॉल। ठीक है, एसीटोन और एथेनॉल धनात्मक विचलन दर्शाने वाले उदाहरण हैं, क्योंकि शुद्ध एथेनॉल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंद होते हैं। अब देखो शुद्ध अणु होता है जब शुद्ध अवस्था में ये एथेनॉल अलग है, अभी मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ तुम्हें। ये ले लिया एथेनॉल और दूसरा ले लिया हमने एसीटोन, अलग अलग है ये, अभी कैसे हैं ये, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग है, तो ये हैं तुम्हारे अलग अलग। तो एक तरफ कह रहा है कि ना शुद्ध एथेनॉल के, अब इसके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड है इनके मध्य, और आपको मालूम है हाइड्रोजन प्रबल बंध है, तो हाइड्रोजन बंध है, इसमें एसीटोन मिलाने पर उसके अणुओं में अबले अणुओं के बीच आ जाते हैं। तो एथेनॉल उसके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिससे मतलब उनके मध्य प्रबल बंध है, इसलिए उसके जो बाष्प बनकर के अणु भाग नहीं सकते। क्या है, भाग नहीं सकते, क्योंकि बंध प्रबल है। ठीक है, या आकर्षण बल अधिक है। और जब हम इसमें एसीटोन मिला देते हैं, क्या मिला दें, एसीटोन, तो जो एसीटोन के अणु हैं वो एथेनॉल के मध्य में आ जाते हैं। ठीक है, एसीटोन के अबिले अणु जो अबिले होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं, वो एथेनॉल के अणुओं के मध्य आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिसके कारण अबिले अणुओं के बीच आ जाते हैं पहले से, तो जिसके कारण अबिले अणुओं के बीच पहले से ही उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाएगा, जो पहले से उपस्थित हाइड्रोजन बंध था वो टूट जाएगा, जाने के कारण राउल्ट के नियम से ये धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। कैसा विचलन दर्शाते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। इसको एक उदाहरण से समझो आप देहाती, कि मान लो कि ये है आप, मान लो यहां पर मैं ले रहा हूं कि ये है मोहन, और यहां पर मोहन की फैमिली है। ठीक है, मोहन की फैमिली, मोहन और मोहन की फैमिली में बहुत अच्छा संबंध है, यानी मोहन का परिवार मोहन से बहुत प्रेम करते हैं। मोहन बाहर पढ़ने जाता है तो बड़ी चिंता रखते हैं, घी वगैरह सब कुछ भेजते रहते हैं कि मोहन अच्छा पढ़ रहा है, मोहन अच्छा कर रहा है। अब यहाँ मोहन के साथ आ गया मोहन का दोस्त, क्या आ गया, मोहन, और मोहन का दोस्त आ गया राम, मान लो। अब ये मोहन के दोस्त आया, और मोहन का जैसे ही दोस्त आया तो मोहन का दोस्त कुछ दिन रहने लगा, और रहने लगा तो उसने मोहन की जो पढ़ने जाता था वो कुछ करतूतें थी, वो मोहन की फैमिली को बता दी कि भाई ये पढ़ने के साथ साथ ये अंकल जी ऐसा करता है, ये घूमता भी है, ये करता है, ये पढ़ता नहीं है। तो अब मोहन के जो पिताजी या मोहन के परिवार वालों को ये शाम को बैठ के मीटिंग देता है कि भाई ऐसा ऐसा मोहन कर रहा है। अब मोहन ऐसा कर रहा है तो अब मोहन के परिवार का जो पहले प्रेम था क्या वो हो सकता है, अब नहीं हो सकता ना। तो कहने का मतलब जो प्रबल बंध था पहले, जैसे मोहन के और मोहन की फैमिली के मध्य,
अब वो टूट गया, क्योंकि बेटा मोहन तुम अब पढ़ नहीं रही हो। अब ऐसा करो, तुम अपनी पढ़ाई बंद करो और क्या करें, खेती करना स्टार्ट करो। ये किसने करा दिया? रामू ने। किसने करा दिया? रामू ने। ऐसी कंडीशन क्या होती है यहाँ पर, एथेनॉल के मध्य हाइड्रोजन बंध, एथेनॉल के जो अणु थे उनके मध्य हाइड्रोजन बंध अधिक था, जिससे उसके अणु बाष्प बनकर नहीं उड़ पा रहे थे। अब एसीटोन के आते ही, तो एसीटोन के कुछ अबले अणु हैं जो एथेनॉल के हाइड्रोजन बंध के मध्य आ जाते हैं, जिससे वो क्या करता है, टूट जाता है बंध। और जब बंध टूट जाता है तो क्या होगा, बंध टूटेगा तो दूर दूर फैलने लगेंगे अणु, और दूर दूर फैलेंगे तो आयतन बढ़ेगा, सीधी बात है। तो यहाँ पर बंध कमजोर हो जाता है। ये एक्सप्लेनेशन है एनसीईआरटी की, ठीक है। CH3OH प्लस H2O इसका उदाहरण है, और ईथर प्लस एसीटोन इसका उदाहरण है, और CH2 प्लस CH3CO इसके उदाहरण है, और एक ये है तुम्हारा C2H5 और H2O। ये सब उदाहरण किसके हैं? तुम्हारे धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के। अब धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के लिए ग्राफीय निरूपण, तो ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं, इसके लिए मैं ग्राफीय निरूपण बता देता हूँ। तो जो हमने राउल्ट के नियम में ग्राफ पढ़ा था, बिल्कुल सेम, ठीक है, यही था, राउल्ट के नियम में ग्राफ पढ़ा था। तो धनात्मक विचलन दर्शा रहा है, तो बस इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसमें एक बात कही गई थी। क्या बात कही गई थी कि पी नॉट या पी टोटल ये मिटा दे रहे हैं, बाकी सारी चीजें सही थी। देखो यहाँ पर जो चल रही है वो चीज है, यहाँ देखो, यहाँ पर उन्होंने कहा था कि पी ए अधिक है ना, पी ए अधिक है पी नॉट एक्स ए। तो ये कैसा दर्शाएगा, धनात्मक विचलन का ग्राफ है। तो इस तरह से लो अधिकतम ऊपर को खींचते हुए। अब कह रहा है कि पी बी अधिक है, पी बी अधिक है पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। तो इनके मध्य ग्राफ खींचेंगे, सॉरी ये खिंच गया, ठीक है। अगर आप ग्राफ खींचेंगे किसके मध्य, अब पी टोटल, यानी कह रहा था पी टोटल भी अधिक है किससे, पी नॉट ए एक्स ए से प्लस पी नॉट बी एक्स बी से, है ना। तो इसके मध्य ग्राफ खींच दीजिए, तो ये भी तुम्हारा इस तरह का प्राप्त होगा। तो ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन का ग्राफ है, ठीक है। किसका है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन का ग्राफ। अब आते हैं हम राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले कारक। यहाँ कारक नहीं होगा, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। क्या होगा यहाँ पर, विलयन। पहले इसको मिटा दूं मैं, विलयन डाल देना। क्या होगा, विलयन, यानी राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन प्रदर्शन करने वाले विलयन। तो सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इन विलयनों, सुनो भाई, इस विलयनों में प्रत्येक घटक ए व बी का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब से कम होता है। यानी अलग अलग ए है और अलग अलग वाष्प दाब बी है, वो राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से कम होगा। इसका कारण यह है कि विलयन में ए बी अणुओं के बीच आकर्षण बल का मान ए व बी आकर्षण बल से अधिक होता है। अब यहाँ पर उसने कहा कि ए बी आकर्षण बल अधिक है, किससे अधिक है, तो देखो ए आकर्षण बल से
और किससे, बी आकर्षण बल से, आकर्षण बल से, आकर्षण बल से। ये किसने कही, राउट ने। ये बात समझ में आई क्या। अब यहां पर ये मध्य इनके नहीं, ए और बी आकर्षण बल अधिक है और ए आकर्षण बल कम है। 1 मिनट रुकेंगे, इस पॉइंट को समझाऊंगा। लाइट चली गई है। ओनली 1 मिनट रुकेंगे बस। अब देखो यहां पर ये वाला आकर्षण बल अधिक होगा तो इनके, जैसे आपने द्रव ए लिया और द्रव ए अणुओं के मध्य आकर्षण बल, ठीक है, और द्रव बी लिया, द्रव बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल, इन दोनों के मध्य कम है। किसके कम है अपेक्षा, जब तुमने द्रव ए और द्रव बी के मध्य दोनों को मिला दिया तो फिर उन दोनों अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक हो गया, और अधिक होने पर क्या हुआ कि इनका वाष्प दाब क्या होगा, अब कम होगा। समझो क्यों वाष्प दाब कम होगा इनका वाष्प दाब कम क्यों होगा, यानी पी टोटल कम क्यों होगा। तो क्यों होगा, क्योंकि वाष्प दाब इनके मध्य आकर्षण बल अधिक होगा। सही है, आकर्षण बल अधिक होगा तो अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होने पर क्या होगा, क्या उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा कम होगी तो वे स्वतंत्र से तेजी से कम टकराएंगे, यानी धीमे से टकराएंगे, और धीमे से टकराएंगे तो वाष्प दाब भी कम होगा। क्या होगा, वाष्प दाब भी कम होगा। तो इसलिए क्या कह दिया, पी नॉट ए इंटू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यानी पी नॉट एक्स ए और पी नॉट ए इंटू एक्स ए अधिक है पी ए की अपेक्षा। ऐसे ही यहां पर पी नॉट बी अधिक होगा और एक्स बी पी बी की अपेक्षा ये अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि इनके मध्य आकर्षण बल कम है, और इनके मध्य आकर्षण बल कम है तो ये स्वतंत्र तल से तेजी से टकराएंगे, और तेजी से टकराएंगे तो इनका वाष्प दाब अधिक होगा या नहीं होगा, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब अधिक है इनका, तो इसलिए पी नॉट भी अधिक है। और यहाँ पर क्या है, आंशिक वाष्प दाब जो कैसा है, कम है। क्यों, आकर्षण बल अधिक है। या हम टोटल मिक्सचर की बात करें तो पी मिक्सचर भी कम होगा, किसकी अपेक्षा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी की, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम। अगर ऐसा है कि इनके मध्य आकर्षण बल कम है तो ऐसा क्यों हो रहा होगा, आकर्षण बल कम क्यों होता है, तो हम ऊष्मा दे रहे, सॉरी ऊष्मा निकल रही होगी, उत्सर्जित हो रही होगी। इन अणुओं के मध्य मिला रहे होंगे तो ऊष्मा कम हो रही होगी, और जब ऊष्मा कम होती है, ठीक है, ऊष्मा कम होती है तो गतिज ऊर्जा अणुओं की कम होगी, और गतिज ऊर्जा कम होगी तो स्वतंत्र तल से तेजी से टक्कर नहीं मारेंगे, और नहीं मारेंगे तो वाष्प दाब भी कम होगा। इसलिए यहाँ पर ऊष्मा कैसी है, उत्सर्जित हो रही है, यानी ऊष्मा उससे निकल रही है। कहने का मतलब द्रव ए और द्रव बी दोनों को मिलाया तो ऊष्मा निकली, और जब ऊष्मा निकले तो वे अणु पास पास आने लगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं डेल्टा एच मिक्सचर 0 से अधिक होगी। कहने का मतलब है इसका ऊष्मा उत्सर्जित होगी। इसका कारण यह है कि बनने वाले नए बंध शक्तिशाली होते हैं और ऊष्मा उत्पन्न होती है। कहते हैं प्रबल है या शक्तिशाली, जिससे आयतन कम हो जाता है। अब ये प्रबल है बंध, जब द्रव ए दोनों को मिला दिया तो जब मिलाने पर जितना आयतन अकेले अकेले अलग अलग ले, क्योंकि यहाँ पर तो आयतन यहाँ पर प्रबल बल नहीं था तो ये दूर दूर थे अणु, और जब प्रबल बल हो गया यहाँ पर तो ये पास पास आ गए तो ये आयतन कम हो गया। क्या हो गया, आयतन कम हो गया। इसलिए हम बोलेंगे डेल्टा बी क्या है, डेल्टा बी 0 से अधिक होगा, यानी आयतन घटेगा। क्या है, आयतन घटेगा, और आयतन घटेगा तो ये अगर 4 पॉइंट हैं, कितने 4 पॉइंट, अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा है तो 4 और 4
लिखने के बाद में इनके उदाहरण H2O प्लस HCl और CH3CO प्लस CH3Cl, ये उदाहरण डाले आइए और आपको क्लियर होगा। इसके बावजूद भी अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो यह है फिनॉल तथा एनिलीन का मिश्रण, इस प्रकार का उदाहरण है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है कि इस स्थिति में फिनॉल में प्रोटॉन व एनिलीन के नाइट्रोजन अणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाता है। देखो फिनॉल होता है तो फिनॉल का सूत्र आप ऐसे दिखाते हैं, फिनॉल को इस पर होता है तुम्हारा OH, OH को अलग करें तो इस पर एडाइन, इस पर धनाइन, तो ये होगा प्रोटॉन। और एनिलीन, एनिलीन होती है तुम्हारी प्लस, एनिलीन ये रही, एनिलीन है तुम्हारी, इस पर लगा दो NH3, सॉरी, तो NH3 पर 2 लॉन पेयर होते हैं, क्या होते हैं, सॉरी NH3 पर 1 लॉन पेयर होता है। अब इस लॉन पेयर और इसके मध्य क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। सीधी बात कह रहा है कि एनिलीन व सॉरी फिनॉल में प्रोटॉन व एनिलीन के नाइट्रोजन अणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाता है। क्या बन जाता है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जो समान अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध की तुलना में अधिक होता है। जो समान अणु होते हैं उनकी अपेक्षा में ये अधिक होगा। ठीक है, मजबूत होता है, अंतरा आणविक बल मजबूत हो जाने के कारण, ठीक है, अंतरा आणविक बल, अब यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया तो ये आपस में पास पास आ गए, मजबूत होने के कारण, हो जाने के कारण राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। ये क्या दर्शाएगा, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। तो ये कौन कौन से उदाहरण हैं, जल को घोल दीजिए HCl को, ठीक है, तो इन दोनों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, जो कि सिंगल परमाणु के मध्य है नहीं, और इन दोनों को घोल दीजिए तो इनके मध्य भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। तो इसी के साथ ये है तुम्हारा एनिलीन, और ये सबसे बेस्ट उदाहरण है, और ये एनसीईआरटी में पूछता है, और नीट वाले विषय से ध्यान रख दें कि ये उदाहरण खूब दिया गया, कैसा कौन सा कार्ड है जिससे कार्ड ऐसा होता है, ऋणात्मक विचलन दर्शाते। अगर आप ग्राफी निरूपण करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर एक पेज ले रहा हूँ ग्राफी निरूपण की। तो ग्राफी निरूपण इसका निम्नलिखित होगा, कणादश विचलनों के लिए ऋणात्मक विचलन का ग्राफी निरूपण। तो ऋणात्मक विचलन का ग्राफी निरूपण में हम सर्वप्रथम इसे मान ले रहे हैं, तुम्हारी ये है y अक्ष और ये है x अक्ष, x अक्ष। ये जो बिंदु है इसे माना था हमने P0 A, और इस बिंदु को हमने क्या माना था, P0 B। ठीक है, तो ये जो डॉट डॉट लाइन है वो राउल्ट के नियम का ग्राफ है। लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक विचलन है, तो ऋणात्मक विचलन में क्या कंडीशन हो जाती है, देखो मैं यहाँ पर पूरा बना देता हूँ। यहाँ x बराबर हम 1 मान लें, और इधर x बराबर 0, और इधर x बराबर A बराबर 1 है, और x B बराबर 0। ऐसे ही इधर x A बराबर 1 और x B बराबर 0 हो, तो इधर x B बराबर 1 हो। यहाँ मूल प्रभाज है, मूल प्रभाज के मध्य खींचा गया है, और ये किसके मध्य है तुम्हारा, तो ये है वाष्प दाब के मध्य, किसके मध्य खींचा गया है, वाष्प दाब के मध्य। तो y अक्ष और x अक्ष दोनों एक्सिस दे रखी हैं, जिसमें देखिए ऋणात्मक विचलन दर्शा रहा है। तो ऋणात्मक विचलन में क्या होता है, ऋणात्मक विचलन में यानी P A कम है किसकी अपेक्षा, P0 A इंटू XA, ठीक है, P0 इंटू XA, और ये दे रखा है तुम्हारा P B कम है P0 B इंटू XB, और P टोटल कम है PA प्लस PB या फिर P0 B। तो आप ग्राफ खींचते हैं ऋणात्मक, तो जब कम है तो ये
ग्राफ में जो रेखाएं आएंगी वो नीचे की ओर आएंगी। ठीक है, कैसे आएंगी? नीचे की ओर। ऐसे ये वाली भी नीचे की ओर आएगी। तो ये राउल्ट के नियम का अनादर्श विलयनों के लिए ऋणात्मक विचलन का ग्राफीय निरूपण है। और इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर में हम अनादर्श तथा आदर्श विलयन को क्लियर कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लेकर के आएंगे अर्धसंघ के गुणधर्म पर। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।